चीजें चल रही हैं उसके इर्द गिर्द ही है। अगर आप समझ सकते हैं तो समझ गए होंगे अभी तक, क्योंकि 6 चरणों के मतदान हो गए हैं और 7वां फेज 1 तारीख को होना है। मगर उससे पहले दिल्ली में तैयारियां जोरों की हो रही हैं। जोर शोर से तैयारियां किसकी? एनडीए की नहीं बल्कि इंडिया की तैयारियां चल रही हैं। क्या सरकार बनाने की तैयारी है या सरकार बनाने से पहले एक जो आशंकाएं जो चल रही हैं, दिखाई दे रही हैं, शंका आशंका कह सकते हैं, वो ये कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि नरेंद्र मोदी जो हैं वो सत्ता न छोड़ें। बात तो अभी तक आप समझ चुके होंगे कि अभी तक चर्चा यही चल रही है कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं, इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही है। जो धरातल से खबरें आ रही हैं वो यही बताती हैं। लेकिन उसके बाद अगर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हुआ, अगर सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनकर बीजेपी उभर के आई, सपोज 200 सीटें बीजेपी को, और इधर इंडिया गठबंधन मिला के 300 के पार पहुंच गई, जिसमें सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस बनती है, उसके बाद भी क्या होगा उधर रायसीना हिल्स पे? क्या जो राष्ट्रपति महोदया हैं वो सबसे बड़ी पार्टी को बुलाएंगी या ये जो इंडिया गठबंधन है उसको बुलाएंगी? ये बहुत सारे सवाल, इन सवालों के बीच दिल्ली में पिछले 2 दिनों से मैराथन मीटिंग चल रही है। उस मीटिंग में देश भर के 140 से ज्यादा सिविल सोसाइटी के लोग हैं। वहां पर जो भूतपूर्व यानी रिटायर्ड जजेज हैं और बड़े बड़े नौकरशाह हैं, रिटायर्ड नौकरशाह, ये सब कुछ सब हैं और दिल्ली में तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। उस मीटिंग में हमारे साथी प्रशांत टंडन जी भी 2 दिनों से मौजूद रहे और आज इस वक्त जब हम ये पॉडकास्ट लेकर आपके सामने आए हैं तो प्रशांत जी को मैं पकड़ के खींच के लाया हूं कि नहीं, चलिए पहले अपने साथियों तक हम पहुंचाते हैं कि आखिर चल क्या रहा है और उसी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। प्रशांत जी, इस पॉडकास्ट में आपका स्वागत करता हूं। और जैसा मैं पहले अपनी भूमिका में कह रहा था कि इस पॉडकास्ट में आज, क्योंकि इससे पहले भी हम लोगों ने 4 अप्रैल को एक पॉडकास्ट किया था जिसमें 4 जून को क्या होने जा रहा है उस पर हमने एक लाइन खींचने की कोशिश की थी। वहां 3 लाइनें हमने खींची थी कि 4 जून की शाम को क्या होगा। लेकिन अब 4 जून सामने है, 1 जून को 7वां फेज। लेकिन उससे पहले जो दिल्ली में तैयारियां चल रही हैं वो क्या कुछ कहती हैं? क्या ये तैयारियां डरावनी हैं? क्या किसी डर, किसी भय के कारण, किसी शंका आशंका के कारण ये तैयारियां हो रही हैं? क्या कुछ चल रहा है प्रशांत जी? जी बिल्कुल, शंका भी है, सस्पेंस भी है और लोकतंत्र को बचाने की कोशिश भी है। तीनों बातें हैं और इस बात की पूरी तैयारी है कि जितना हो सके जनादेश के ऊपर डाका नहीं पड़ना चाहिए। इस बात की बहुत आशंका है कि, और ये पहली बार हो रहा है राजीव जी, यानी आप देखिए कि 77 में चुनाव हुआ, जो इमरजेंसी का माहौल था, सारे नेता जेलों में बंद थे, 1 महीने के अंदर जनता पार्टी बनी, बाहर हुए और वो चुनाव जीत गए। जी, चुनाव जीते तो बहुत ही शांतिपूर्ण ढंग से सत्ता हस्तांतरण हो गया। बिल्कुल। उसके बाद आप देखिए कि राजीव गांधी के समय 414 की उनकी 89 जी 414 का उनका मैंडेट था, 84 वाला। और चुनाव में जो चुनाव हुए तो जनता दल जो उनके खिलाफ था, वीपी सिंह का जनता दल, उसको 143 सीटें आई जी। राजीव गांधी की कांग्रेस को उस वक़्त सीटें आई 197 सीटें जी। सिंगल लार्जेस्ट पार्टी थी। लेकिन बड़े आराम से सत्ता हस्तांतरण हो गया। राजीव गांधी ने खुद कहा कि हम सत्ता में दावा नहीं कर रहे जी। ये हमारे देश की परिपाटी रही है। किसी भी चुनाव में आप देखिए, सत्ताधारी दल हारा है, हार स्वीकार की है, गया है। पहली बार इस बात को लेकर बड़ी अटकलें हैं, बहुत आशंकाएं हैं, बड़ा सस्पेंस है और सोशल मीडिया और मीडिया में भी इस पर खूब बातें हो रही हैं। सत्ता के गलियारों में बातें हो रही हैं, ब्यूरोक्रेट्स के बीच में बातें हो रही हैं और ये बातें बड़ी खुसफुस और वैसे भी वातावरण में हो रही हैं कि क्या होगा, तीसरे टर्म में मोदी जी कैसे आएंगे, आ गए तो क्या करेंगे, उनको बहुमत नहीं मिला तो क्या वो सत्ता छोड़ेंगे। ये चिंताएं सिविल सोसाइटी को भी हैं और वो सिविल सोसाइटी में सारे लोग हैं, तमाम सारे लोग हैं। हम लोग दिल्ली में मिल रहे हैं और बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ पे चर्चा हुई है जी। जो एक चर्चा राजीव जी वहाँ आई है कि कैसे कैसे मोदी सरकार क्या क्या करेगी। तो मोदी सरकार का
पहला स्टेप चालू होगा 1 तारीख को, जी जो शाम को उनके मीडिया पे फिगर्स आएंगी। तो वो जो सूत्रों के मुताबिक खबरें आ रही हैं कि 310 से 340 के बीच में एनडीए का बहुमत दिखाने को इन लोगों को कह दिया गया है आखिरी चरण के मतदान के पहले ही। एग्जिट पोल में ज़रूर कहा जाएगा कि आखिरी चरण तक हमारे डेटा है, लेकिन वो उनको फिगर पहले ही दी जा चुकी है। अब इसका काउंटर नैरेटिव क्या होगा, ये सारी चीज़ें ये एक बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं। मतलब पहले से जो मीडिया घराने जो अभी एग्जिट पोल करेंगे 1 तारीख को आफ्टर इलेक्शन, मतलब पूरा जब होने के बाद, तो ऑलरेडी ये कह दिया गया है कि क्या फिगर दिखाना है, जी ये कह दिया गया है, और वो 300 से ऊपर दिखाना है, ये कह दिया गया है। ये दोस्तों, ये जो बात कर रहे हैं प्रशांत टंडन जी, बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं कि ये जो फिगर है, यानी ये फिगर एग्जिट पोल में पहले से एक भूमिका या कहें तो एक नैरेटिव ये सेट करने की कोशिश होगी कि सरकार तो इन्हीं की आ रही है, यानी कि जो सरकार है वो रिपीट हो रही है, और ये बताने के लिए ऑलरेडी 300 से पार फिगर दिखाया जाए। और ये मीडिया घरानों को कह दिया गया है, जो पहले से कहा जाता है कि शाम का प्रोग्राम प्राइम टाइम क्या होगा ये पीएमओ से तय होता है, तो उस दिन का प्राइम टाइम क्या होगा ये भी पहले से तय है, और वो 300 से पार होगा। लेकिन ये 300 पार के नैरेटिव को ध्वस्त करने के लिए अब इंडिया गठबंधन क्या कर रहा है, और अगर सच्चाई जो है, क्योंकि ये कहने के बाद भी हो सकता है रिजल्ट जो है वो 300 पार वाला ना आए, या हो सकता है कि 3 दिनों में रिजल्ट उस हिसाब से मैनिपुलेट किया जाए, ये भी हो सकता है। प्रशांत बहुत शंका है। देखिए, आपको याद होगा कि 2019 में 303 सीटें जब आई थी, उसके कुछ सप्ताह पहले ही पीयूष गोयल ने एक पब्लिक प्रोग्राम में 303 की फिगर बोल दी थी। तो इस सब चीज़ों को लेके बड़ी शंकाएं हैं। अमित शाह के बयान जिस तरीके के आ रहे हैं, प्रशांत किशोर के बारे में लोग जानते हैं कि वो कहाँ से किसके इशारे पर किसके लिए बोलते हैं, और वो उनको ये मीडिया इतनी तरजीह क्यों दे रहा है। जो मीडिया को हम लोग जानते हैं कि कहाँ संचालित होता है, वो एक सेंटेंस भी अपना नहीं लिख सकते, वो सवाल भी अपना नहीं पूछ सकते। 75 के करीब इंटरव्यू हो गए मोदी जी के, बिल्कुल। और आप देखिए कि कोई एक सवाल आपको याद आ रहा है कि जिसमें कि कोई तल्ख सवाल हो, और एक तल्ख सवाल आया भी तो उसमें डांट दिया उन्होंने जी। तो अब वो तल्ख सवाल के बारे में भी कहा जा रहा है कि सब नियोजित प्रयोजित था, स्क्रिप्टेड था जी। लेकिन किसी भी मीडिया घराने की, किसी भी एंकर की इतनी हिम्मत नहीं है मोदी जी के सामने बोलने की कि मोदी जी, महात्मा गांधी के बारे में ये देश और देश का बच्चा बच्चा गांधी फिल्म आने से पहले भी जानता था जी। 3 लोग बैठे हुए हैं, पत्रकार हैं, ये तो कह सकते हैं ना, कम से कम विनम्रतापूर्वक कह सकते हैं कि मोदी जी, गांधी फिल्म आने के पहले भी देश के लोग जानते थे गांधी जी के बारे में, पूरी दुनिया जानती थी, उन्होंने आज़ादी दिलाई, ये सब जानते थे, कौन नहीं जानता था। बिल्कुल बिल्कुल, बचपन से हम लोग सुनते आए। तो ये मीडिया को जब इतनी हिम्मत नहीं है, तो वो मीडिया वही चलाएगा जो इनको कहा जाएगा, उनको कह दिया गया है क्या चलाना है। इसके 2 मकसद हैं। एक तो ब्यूरोक्रेसी को एक संदेश जाए, जो काउंटिंग की और चुनाव की प्रक्रिया में लगे हुए लोग हैं, उनको एक संदेश जाए कि हाँ, ये सरकार आ रही है और अब आपको काम करना है इसके लिए, तो अब आप ज़्यादा हिसाब से नियमों को। ये आप कह रहे हैं जो अभी तैयारी चल रही है उसकी। जी 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 जी। तो इसमें ज़रा, हाँ, अब उस पे ही आना चाह रहा था। जो बात चल रही है, जिस मीटिंग में आप भी थे, ये मीटिंग आखिर क्यों बुलाई गई, और 4 तारीख को जो शंका आशंका की आप बात कर रहे हैं, ऐसी संभावना जता रहे हैं कि हो सकता है कि कुछ गड़बड़ करने की कोशिश हो, लेकिन उसको रोकने के लिए इंडिया गठबंधन के तमाम नेता मीटिंग तो कर ही रहे हैं, लेकिन उसके अलावा सिविल सोसाइटी के लोग, रिटायर्ड जजेस, रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर्स, आईएफएस ऑफिसर्स, यानी सिविल सर्वेंट्स जो हैं, वो भी यहाँ डेरा डाले हुए हैं। और बहुत सारे उसमें राजीव जी लोग हैं जो कई राज्यों से आए हुए लोग हैं।
उनकी उनकी बड़ी बड़ी जो है फॉलोइंग है, बहुत सारे वर्कर्स हैं, उनके वॉलंटियर्स हैं। देखिए 2024 का चुनाव बहुत अलग है दूसरे चुनाव से, और एक प्रयोग शुरू हुआ राजीव जी, प्रयोग शुरू हुआ कर्नाटक के चुनाव से। कर्नाटक के चुनाव में लगभग 100 से भी ज़्यादा स्वयंसेवी संस्थाएं, सिविल सोसाइटी ग्रुप्स एक अम्ब्रेला के अंदर आए, एक छाते के अंदर आए, और उन्होंने एक कैंपेन चलाया, इडलू कन्नड़ा जी, मतलब जागो कर्नाटका। और जागो कर्नाटका ने बहुत डिटेल में जाकर काम किया। तो पॉलिटिकल पार्टीज़ जिसको बीजेपी के बारे में कहा जाता है ना पन्ना प्रमुख जी, उनके आरएसएस के होते हैं, और बाकी पार्टियां बूथ लेवल मैनेजमेंट उतना अच्छा नहीं करती। इडलू कन्नड़ा कैंपेन ने वो सारे काम किए जो पॉलिटिकल पार्टी से एरिया छूट जाता था, यानी नैरेटिव बिल्ड करना समाज में, और बूथ लेवल तक ट्रेन करना लोगों को, वोटर रजिस्ट्रेशन करवाना बड़े पैमाने पर, और वोटरों को बूथ तक ले जाना। इस काम में पॉलिटिकल पार्टी के साथ पार्टनरशिप में काम किया। पहला प्रयोग हुआ कि जब इलेक्शन प्रोसेस में पॉलिटिकल पार्टी के अलावा सिविल सोसाइटी भी बराबर से काम किया उन्होंने। अभी तक क्या होता था कि ये प्रोसेस पूरा आउटसोर्स किया हुआ था समाज ने जी, कि पॉलिटिकल पार्टी के काम में बूथ मैनेजमेंट वही करेंगे। अब इसको समाज ने भी लिया। इसका एक्सटेंशन है जो हम देख रहे हैं अब, कि अब वो राष्ट्रीय स्तर पे हुआ है। दिल्ली में मैं जानता हूँ हुआ है, महाराष्ट्र में हुआ है, कर्नाटक में हुआ है, तेलंगाना में हुआ है, जी, और रिजल्ट आया है उसका। और इसका रिजल्ट आया। कुछ हद तक बंगाल में भी हुआ। इतने राज्यों की तो मुझे जानकारी है कि यहाँ हुआ है। अब ये सिविल सोसाइटी के लोग, मैंडेट की चोरी ना हो, जनादेश में डाका ना डाला जाए, उसकी बड़ी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि ये फ्री एंड फेयर। क्या क्या काम कर रहे हैं, क्या होने जा रहा है? देखिए, एक तो उन्होंने बड़े पैमाने पर जन चेतना काम हो रहा है, और उस जन चेतना में हजारों लाखों पोस्ट कार्ड चुनाव आयोग को भेजे जा रहे हैं, जिसमें पीछे की स्पाइन बनी हुई है, रीढ़ की हड्डी बनी हुई है, और उसमें लोग लिख रहे हैं कि शो योर स्पाइन और रिजाइन। तो चुनाव आयोग को लेके बहुत, आप भी देख रहे हैं रीढ़ की हड्डी दिखाइए, मतलब मजबूत रहिए, या आप इस्तीफा दीजिए। हाँ, ये ऐसे संदेश ये चुनाव आयोग को कहा जा रहा है, मतलब संदेश जनता की तरफ से भेजे जा रहे हैं। ये मतलब एक आशंका है कि चुनाव आयोग यहाँ गड़बड़ी कर सकता है। चुनाव आयोग के बारे में इलेक्शन प्रोसेस के शुरुआत से ही सवाल खड़े हुए हैं जी। जिस तरीके से ये तीनों चुनाव आयुक्त नियुक्त किए गए हैं, वो भी शंका के घेरे में है। बिल्कुल। और 2014 से अब तक 2 चुनाव आयुक्तों ने इस्तीफे दिए हैं जी, विवादित इस्तीफे रहे उनके। सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवीन किया है, सुप्रीम कोर्ट के इंटरवेंशन के बाद उसके ऊपर भी सरकार ने कानून बना दिया, ऑर्डिनेंस ले आए जी। तो चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति विवादास्पद है, और इनका पूरा क्रियाकलाप। तो एक तो ये भेज रहे हैं, पोस्ट कार्ड भेज रहे हैं, लाखों पोस्ट कार्ड भेजा जा रहा है चुनाव आयोग को कि शो योर स्पाइन और रिजाइन। हाँ, दूसरा जो वहाँ पे बात हुई है कि ये 300 की फिगर मीडिया चलाएगा जी, या काउंटर कैसे से प्रशांत किशोर ने एक फिगर दे दी, योगेंद्र यादव जी ने एक फिगर दे दी, और उस फिगर में उन्होंने एनडीए को आगे बता दिया, बहुमत बनवा दिया उसका। बिल्कुल। और इंडिया गठबंधन को बहुत पीछे दिखाया। कोई मतलब सीन ही नहीं सरकार के आसपास आने। इसका जवाब क्या हो, इसका काउंटर नैरेटिव क्या हो? तो इसका काउंटर नैरेटिव के तौर पे कल से आप देखिएगा, या 1 तारीख से, 1 आध दिन से शुरू हो जाएगा बहुत सारा कुछ काम, जो कि अलग अलग लोग अपने अपने राज्यों के, अपने अपने कंस्टिट्यूंसीज़ के अपने सर्वे करा रहे हैं, और उन एग्जिट पोल्स को, उन सर्वेस को आपको दिखाई देगा कि वो सर्वे भी आना शुरू होंगे। मतलब एक नहीं, कई एग्जिट पोल भी आएंगे जो ये मीडिया घराने के एग्जिट पोल हैं, उसके अलावा अलग अलग सोसाइटी के लोग जो हैं वो सर्वे करवा रहे हैं, बोलना शुरू करेंगे लोग किसको वोट दिया है, क्या है। तो वो चीज़ें जो है वो फ्लड होगा। ठीक है। दूसरा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को चिट्ठी लिखी गई, लिख दी गई है चिट्ठी। हाँ, चिट्ठी जा रही है उनको, और वो चिट्ठी में ये होगा कि
वेकेशन चल रहा है, वेकेशन में लिमिटेड बेंच होती हैं, 4 जजेस होते हैं शायद, तो जजेस की संख्या वेकेशन में बढ़ा दी जाए, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स आ सकते हैं, संवैधानिक बेंच की जरूरत पड़ सकती है। उसके लिए एक चिट्ठी जो संवैधानिक अफरा तफरी का माहौल अगर पैदा हुआ तो ये उनको एक अलर्ट साउंड कर दिया गया है जी। सारे रिटर्निंग ऑफिसर्स को चिट्ठी लिखी जा रही है कि आपका जो काउंटिंग वाले दिन के लिए कि आपका दायित्व भारत के संविधान की रक्षा करना है। ये डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स होते हैं, इनका अपॉइंटमेंट लेटर भारत के प्रेसिडेंट से आता है, भारत के संविधान की शपथ लेकर ये ड्यूटी पर जाते हैं, इनकी रिक्रूटमेंट होता है। तो इनको शपथ याद दिलाई जाएगी कि आपकी जो जवाबदेही है भारत के संविधान के प्रति है। और साथ साथ जो ऐसे ब्यूरोक्रेट्स हैं जो ब्यूरोक्रेट कम है और कार्यकर्ता ज़्यादा हैं जी, उनकी भी एक लिस्ट बन रही है और कि उनका भी जो है स्वागत किया जाएगा किसी ढंग से जी, यानी उनका नाम प्रकाशित करेंगे, हाँ, किसी न किसी रूप में उनको एक्सपोज करेंगे, एक्सपोज कर सकते हैं। एक्सपोज करने के लिए उसकी भी तैयारी है। और एक और बहुत महत्वपूर्ण जो काम हो रहा है वो काम ये कि एक ट्रांजिशन कमीशन जो है, ट्रांजिशन वॉच कमीशन, ये अमेरिका में भी बना था राजीव जी, ट्रंप के समय जब ट्रंप साहब नहीं छोड़ रहे थे। जी। तो ये ट्रांजिशन वॉच कमीशन में बड़े सीनियर लोग होंगे और ये ट्रांजिशन वॉच कमीशन इस बात को देखेगा कि सत्ता हस्तांतरण जो है वो नियम, कानून, संविधान और परंपराओं के हिसाब से हो। तो ये कुछ मतलब सत्ता हस्तांतरण आयोग बनाया जा रहा है, ये कह सकते हैं, सिविल सोसाइटी का, जो सत्ता के हस्तांतरण को सुचारू ढंग से वो सफल करवाए, बनाए। जी, पॉलिटिकल पार्टीज के साथ मिलकर मोबिलाइजेशन का प्लान भी है कि काउंटिंग सेंटर्स के आसपास लोग हों, एक संख्या दिखाई दे और लगातार, ताकि जो काउंटिंग सेंटर्स के अंदर जो ब्यूरोक्रेट बैठा हुआ है उस पर लगातार दबाव बनता रहे। एक 3-4 कंट्रोल रूम बन रहे हैं पूरे देश में, दिल्ली में रहेगा और कुछ राज्यों की राजधानी में भी कंट्रोल रूम होगा जहां रियल टाइम डेटा जाएगा काउंटिंग के रिजल्ट्स का, मीडिया से या बाहर। इसी पे आना चाह रहा था कि जो आप जो बोल रहे हैं उसी को आगे बढ़ाइएगा, लेकिन सवाल यही था कि ये सब कुछ तो है कि चिट्ठी लिख रहे हैं, शो योर स्पाइन और रिजाइन लिख रहे हैं, फिर हम अलर्ट आपने कर दिया ऑलरेडी, सीजेआई को कह दिया कि नहीं, किसी भी ढंग से अगर सत्ता हस्तांतरण में दिक्कत आए, संवैधानिक कुछ अफरा तफरी का माहौल हो, तो उन सबको के लिए वहाँ कोर्ट भी मौजूद रहे। ये सारी चीज़ें ठीक हैं, लेकिन जिस दिन काउंटिंग है, जिन गड़बड़ियों की आशंका पहले से लगाई जा रही है, 1,07,000 वोट बढ़ा दिए गए पहले, 1,07,00,000 वोट बढ़ा दिए गए पहले और दूसरे फेज की वोटिंग के बाद, और उसके बाद जब काउंटिंग हो रही है, काउंटिंग में गड़बड़ियां अगर उस दिन ना भी करें, लेकिन गड़बड़ियां पहले से अगर कर चुके हैं तो क्या करेंगे। और एक ये सवाल, दूसरा सवाल यहाँ पर ये भी उठता है कि वहाँ पर कैसे अलग अलग, क्योंकि देश, ये तो है नहीं कि सिर्फ दिल्ली में ही काउंटिंग होगी, काउंटिंग तो पूरे देश भर में है। जी। लाखों काउंटिंग सेंटर हैं देश भर में, तो उस पर कैसे निगाहें टिकेंगी, कैसे वहाँ पर पूरी सुरक्षा, और इंडिया गठबंधन के लोग जो हैं उस आत्मबल के साथ वहाँ पर मुस्तैद दिखाई देंगे कि नहीं, कुछ भी गड़बड़ किए तो हम छोड़ेंगे नहीं। दोनों बातें हैं राजीव जी। एक तो काउंटिंग सेंटर के अंदर जो पॉलिटिकल पार्टी के लोग होंगे उनकी बहुत गहन ट्रेनिंग हो चुकी है कि मशीन में रिजल्ट का बटन दबाने से पहले क्या क्या चीज़ें इंश्योर करनी है, क्या क्या चीज़ें चेक करनी है, कि मशीन की बैटरी कितनी चार्ज थी, सीरियल नंबर क्या है, डेट, पोलिंग का टाइम, ओपन टाइम क्या है, क्लोज टाइम क्या है, ये सारी चीज़ें चेक करने के बाद ही स्टार्ट बटन यानी जो रिज़ल्ट बटन दबेगा। अगर ये मैच नहीं कर रहा है इलेक्शन एजेंट के डेटा से, तो उसमें जो भी विवाद होगा, जो कानूनी कार्रवाई होगी। जी। इस पर कपिल सिब्बल ने भी एक वीडियो बनाया था जो काफ़ी लोकप्रिय हुआ।
लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज़ ने अपने भी ट्रेनिंग दी है। कल डीएमके के एक मंत्री भी वहाँ पे थे जिनसे मेरी मुलाकात हुई, और वो मंत्री जी बता रहे थे कि उन्होंने, डीएमके ने तो फॉर्म 17C पूरे कंपाइल कर लिए डिजिटली, सब जगह से मंगवा के। वहाँ उनकी सरकार है जी। तो उनके रिटर्निंग ऑफिसर तो ऐसा तो नहीं कि कोऑपरेट नहीं करेंगे। कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है, केरल में सरकार है, जहाँ सरकार है इंडिया गठबंधन की, वहाँ तो ये काम हो गया है कि 17C फॉर्म एकत्र कर लिए गए हैं। और जगहों पे दिक्कत आ रही है, आपने देखा होगा कि रायबरेली तक में नहीं दे रहे थे। हाँ, राहुल गांधी को नहीं दे रहे थे, बिल्कुल। तो ये और जगह दिक्कत आई है, लेकिन मैक्सिमम 17C फॉर्म काफ़ी सारे मंगा लिए गए हैं और वो उनका डेटा कंपाइलेशन हो रहा है। अब 17C फॉर्म जरा मैं बता देता हूं अपने दर्शकों को कि 17C है क्या। दरअसल 17C जो है 17A और 17C होता है। 17A वो फॉर्म है जब आप वोट डालने जाते हैं तो आप जहां जिस उस पे रजिस्टर पे साइन करते हैं, आपको याद होगा कि वहां का जो अधिकारी है, BLO है, वो आपसे साइन करवाता है, फिर आपके उंगली पे निशान लगाता है दूसरा, और पर्ची देता है। तो ये सब जो है 17A का काम है, मतलब कितने लोग आए, कितने वोटर्स आए, वो 17A। अब टोटल वोटर्स, टोटल काउंट ऑफ टर्नआउट जो है, टोटल टर्नआउट कितना है, यानी कि टोटल मतदाताओं ने बटन कितने दबाए, वो 17C है। इसके दो भाग हैं। एक फाइनल भाग जो है 17C में वो ये है कि टोटल काउंटिंग कितनी हुई, यानी कि किस पार्टी को कितने मत आए हैं, लेकिन वो सेकेंडरी है। प्राइमरी ये है जिसकी बात कर रहे हैं प्रशांत टंडन जी, वो ये कि 17C में जो नोटेड है कि इतने वोट, सही कह रहा हूं प्रशांत जी, इतने वोट पड़े, मतलब इतने मतदाताओं ने वोट डाले, वो नंबर और जो वहां निकल रहा है EVM से काउंटिंग वाले दिन, वो दोनों मिलान होना चाहिए। उसमें अगर गड़बड़ी है। अच्छा, एक खबर ये भी आई थी प्रशांत जी, बहुत चौंकाने वाली खबर थी, और इसी दिल्ली से खबर थी ये, अभी जो छठा फेज गया है उसमें यह था कि 17C पे BLOs ने ये कहा कि आप ब्लैंक पे साइन कर दो। कुछ कार्यकर्ता जो वहां पार्टी कार्यकर्ता होते हैं, ब्लैंक 17C पे बिना भरे हुए आप ब्लैंक दस्तखत मांग रहे थे, हस्ताक्षर मांग रहे थे। लोगों ने मना किया, लेकिन ये भी होता रहा होगा। बिल्कुल, और ख़ासकर देखिए जो दूर दराज की कंस्टिट्यूंसीज़ हैं, जो गांव की कंस्टिट्यूंसीज़ हैं, जहां पॉलिटिकल पार्टी हर बूथ पे अपना बंदा नहीं भेज पाती है, अपना पोलिंग एजेंट नहीं भेज पाती, वहाँ संभव है कि ये हुआ हो जी। लेकिन क्योंकि हम ये मान के चलते हैं कि वहाँ 3-4 लोग हैं, तो वो 3-4 लोग सारे लोग एक ही पार्टी का सोच रहे होंगे, ऐसी संभावना कम दिखती है। तो फिर भी एक दूसरी जो चिंता है, देखिए सारे सेफगार्ड्स हैं जी कि ई मशीन आएगी, वो कंट्रोल तो आप ये बता रहे थे 17C मंगा रखा है पूरे देश भर में, खासकर जो इंडिया गठबंधन की सरकार है, जहां हो सकता है, और जहां नहीं भी जैसे पंजाब में भी आ जाएगा, पंजाब में भी इंडिया गठबंधन की सरकार मान लीजिए, है ना, हिमाचल प्रदेश से आ जाएगा, वहां करवा लिया होगा। हाँ, तो जहां जहां सरकारें इनकी हैं वहां तो ये काम हो सकता है, आसानी से हो गया होगा जी। लेकिन जहाँ सरकारें नहीं है वहाँ पे थोड़ा मुश्किल होगा ये काम, क्योंकि हालांकि रिटर्निंग ऑफिसर जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, वो जब हम बात कर रहे हैं वो चुनाव आयोग के अंतर्गत काम कर रहा है, लेकिन चुनाव आयोग कैसे काम कर रहा है हम आप जानते हैं जी। यानी चुनाव आयोग ने शुरू से परसेंटेज दिया, बहुत डिमांड हुई कि आप एक्चुअल संख्या दीजिए। अब जाके उन्होंने छठे फेज में एक्चुअल संख्या दी है और ये कहा है कि यही संख्या जो है पॉलिटिकल पार्टीज़ के एजेंट के पास है और इसमें अब कोई बदलाव नहीं होगा जी। ये दबाव बना जनता का जी। मीडिया में, सोशल मीडिया में, सब जगह दबाव बना, तो इलेक्शन कमीशन ने काम किया, वरना तो सुप्रीम कोर्ट में भी जाके कह रहे थे कि संभव नहीं है, बिल्कुल स्टेट बैंक की तरीके से। हाँ, इलेक्टोरल बॉन्ड का मामला, जी, इलेक्टोरल बॉन्ड के मामले में यही तो हो रहा था। लेकिन इसमें एक बड़ा सवाल ये है कि फिर से मैं वहीं आना चाहता हूं कि ठीक है 17C मिलान कर लेंगे, और ये एक्चुअली होता ये है कि 17C पे जो टोटल वोटर्स कितने मतदाताओं ने मत डाले, अपना इस्तेमाल किया है, वो लिखा होता है। एक बूथ पर माना कि 1000 वोटर हैं, 1000 वोटर में से
500 वोटर्स ने या 550 वोटर्स आए, 55% उन्होंने वोट डाला और गए, और वहाँ ब्लैंक आपने साइन करके रख लिया है, तब गुंजाइश ये बनेगी कि 100 वोट हम एक्स्ट्रा डाल दें रात को जब पैक कर रहे हैं, होता है। और उसके बाद में वो काउंटिंग के समय, क्योंकि वो 17C में आपने लिख दिया 100 वोट एक्स्ट्रा, यानी कि 550 की जगह पे 650 लिख दिया, और उसके बाद उसको मिला लिए। लेकिन अगर जो 1,07,00,000 वोट बढ़ गए और ये काम अगर वहां नहीं हुआ होगा, तब तो पकड़ में आ जाएंगे। बिल्कुल, देखिए इसमें बड़ी सिंपल सी बात है। देखिए एल्गोरिथम में कुछ अगर गड़बड़ है जिसका कोई अभी ना उसके एविडेंस है, ना हाँ, कभी कोई ये एविडेंस पकड़ नहीं में नहीं आया है, जी, लेकिन संदेह है, बिल्कुल। तो उसमें पकड़ने का बहुत अच्छा तरीका ये है कि बाद में जो आप आशंका कह रहे हैं कि पहले से वोट बढ़वा दिए और बाद में ईवीएम को इस्तेमाल किया, लेकिन ईवीएम बंद करते वक्त उसकी बैटरी कितने % चार्ज है वो फॉर्म 19 में लिखा हुआ है। 19 में, हाँ, ठीक है। वो फॉर्म 19 में लिखा हुआ है, जो चेक होगा काउंटिंग के समय जब मशीन खोली जाएगी और वो सील से वो फॉर्म निकलेंगे कि बैटरी बंद करते वक्त बैटरी चार्ज कितना थी, और अगर उसके चार्जिंग में कोई एबनॉर्मलिटी दिखती है, असामान्य कि बहुत ज़्यादा डिस्चार्ज हो गई है या दोबारा उस बैटरी को चार्ज किया गया है कुछ हेर फेर करने के लिए, तो वो दिख जाएगा वहाँ पे। तो इस तरह एक तरीका है कि जिससे कि आप सेफ गार्ड कर सकते हैं कुछ हद तक ही मैं कह रहा हूँ। बिल्कुल। लेकिन अगर इसमें कोई बड़ी गड़बड़ होगी, अंदर की मशीन एल्गोरिथम की गड़बड़ होगी कोई, तो उसके अभी एविडेंस नहीं है, उसको पकड़ा भी नहीं जा सकता। उसको इन तरीक़ों से आप नहीं पकड़ सकते हैं, उसकी तो गहन फोरेंसिक और जांच होनी चाहिए, जांच होगी तभी, और वो वीवीपैट से भी काउंट होगा, मिलान होगा, उससे भी होगा। दूसरा एक और चीज़ हो रही है राजीव जी कि काउंटिंग सेंटर्स के बाहर भी थोड़ी रौनक रहेगी इस बार। लोग अलर्ट रहेंगे, तमाम नागरिक होंगे, कंट्रोल रूम बन रहे हैं, कंट्रोल रूम कई देश के हिस्सों में बन रहे हैं जो रियल टाइम डेटा के साथ जाएंगे, क्या लीगल एक्शन लेना है, क्या मीडिया में क्या लेके जाना है, क्या नहीं लेके जाना है, ये सारी बातें वहाँ दुनिया की निगाहें भी तो हैं प्रशांत जी, बिल्कुल। दुनिया की निगाहें इस बड़े लोकतंत्र के इस बड़े चुनाव पर तो सबकी टिकी हुई हैं, लेकिन जो प्लानिंग है ये इम्पॉर्टेंट है, और इस प्लान के तहत कैसे चुनाव आयोग को अपने जो चुनाव को अपने कब्जे में रखने की कोशिश दूसरे हिसाब से जो चुनाव आयोग ने की है, शंका है, इसी शंका के आधार पर मैं भी ये बात कह रहा हूँ। लेकिन इम्पॉर्टेंट पहलू यहाँ पे ये है कि उन शंकाओं को दूर कैसे किया जाए, और जो आप बात बता रहे हैं, जो प्लानिंग पूरी जो हमारे सामने आई है, जिस 2 दिन की मीटिंग में आप भी लगातार बने रहे और उस मीटिंग के आप हिस्सा हैं, इसीलिए ये बात हम और आप इस ब्रॉडकास्ट के जरिए हमारे तमाम दर्शकों तक हम पहुँचा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर ये बताइए कि 2 तारीख को कई ऐसे रिजल्ट होते हैं जिसमें बहुत कम का अंतर होता है, 200, 400, 2000 या 5000 का अंतर होता है। उसके लिए भी कोई प्लानिंग है काउंटर करने के लिए? हालांकि जो नियम है वो तो है ही, लेकिन उसके अलावा ये तो देखिए, ये काम तो पॉलिटिकल पार्टी के एजेंट का है कि वो रिकाउंटिंग की रिक्वेस्ट करे, वो रिकाउंटिंग की रिक्वेस्ट मानी जाए। बहुत अलर्ट रहना होगा। पोस्टल बैलेट और सीनियर सिटीजन के जो बैलेट पेपर हैं जी, उनमें आप बिहार का एग्जाम्पल हमारे सामने है, हाँ, का 2020 का चुनाव, तो बैलेट पेपर के हिसाब से ही वो चुनाव इधर का उधर हो गया था। तो वो बहुत सजग रहने की बात है कि उस पर काउंटर सिग्नेचर है कि नहीं है। वो बैलेट पेपर ब्लैंक नहीं होना चाहिए, वो मतदाता के काउंटर सिग्नेचर वहाँ पे होने चाहिए जी। एक और जो बात राजीव जी वहाँ पे आ रही है कि इन बैठकों में कि एक तो काउंटिंग सेंटर्स के बाहर डिप्लॉयमेंट होगा, नैरेटिव बिल्डिंग होगी, बहुत कुछ जनता की राय पर भी रखा गया कि जनता को इन्वॉल्व करें इसमें। मेन उसका जो फोकस है इस पूरे एक्सरसाइज का कि जिसने मतदाता ने अपना मत दिया है वो अपने मत की रक्षा भी खुद ही करे, बेसिक काम ये है। और दूसरा जो एक महत्वपूर्ण काम है, जो महत्वपूर्ण ट्रेंड हमने देखा है, क्यों मैं इतने भरोसे से कहता हूँ कि ये जो 300 की फिगर है ये
वो ठीक नहीं है, फर्जी है। जी इसलिए कहता हूँ कि देखिए, हम सब जानते हैं कि सब्यसाची दास की एक रिसर्च आई अशोका यूनिवर्सिटी। जी उस रिसर्च को पॉलिटिकल पार्टीज ने भी गंभीरता से लिया, उस रिसर्च को सिविल सोसाइटी ने भी गंभीरता से लिया। क्यों मैं कह रहा हूँ कि 2024 का चुनाव पिछले चुनाव जैसा नहीं है। आमतौर पे जनता को, मीडिया को हम लोग क्या दिखाते हैं, राहुल गांधी ने वहाँ रैली की, खड़गे जी वहाँ गए, मोदी वहाँ गए, अमित शाह वहाँ गए, यही दिखाई दे रहा है। हाँ। ममता बनर्जी ये कर रही हैं, ये फलाना, इसका रोड शो हो गया, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, ये इंटरव्यू कर दिया। इनके पीछे भी तो एक टीम है जो काम कर रही है। वो काम कई लेयर्स में है। वो डेटा मैनेजमेंट का काम है, वो नैरेटिव बिल्डिंग का काम है, कोई कहीं बैठा है, कोई कहीं बैठा है, छोटे छोटे एक्सपर्ट ग्रुप्स हैं, उसमें तमाम सारे बड़े क्वालिफाइड इंजीनियर्स या दूसरे लोग काम कर रहे हैं। वो बीजेपी की तरफ से भी होंगे, इधर से भी होंगे, बिल्कुल। तो इस बार कोई भी एरिया खाली नहीं छोड़ा गया है। तो इसलिए मैं भरोसे के साथ कहता हूँ कि मुझे जो इन्फॉर्मेशन है कि इंडिया गठबंधन को मालूम है कि उनका वोट कौन है। जैसे मान लीजिए कि मसलन मुस्लिम वोट, जी तो ये जितना ज़्यादा पहुंच पाएगा उतना इंडिया गठबंधन का फायदा होगा। बिल्कुल, मतलब वोट देने जितना अब ज़्यादा पहुंच पाए। उन या तमाम सारे दूसरे समाज हैं, मतलब उत्तर प्रदेश में ओबीसीज में यादव हैं या दलित समाज है, जी उनके बड़े पैमाने पर वोटर लिस्ट से नाम उड़ गए थे। इस बार इस बात का बड़ा वो किया गया है, केयर की गई है कि नाम जोड़े जाएं। काफ़ी हद तक नाम जोड़े गए, काफ़ी हद तक उसमें सफलता हासिल हुई है, पूरी तो नहीं लेकिन कुछ बहुत हद तक हुई है। बहुत हद तक सफलता हासिल हुई है। ये वोट पोलिंग बूथ तक गया है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इंडिया गठबंधन बड़े पैमाने पर अपना समर्थक वोट बूथ तक लाने में कामयाब हुआ हाँ, है। वो केवल रैलियां करके रोड शो तक छोड़ नहीं दिया गया है, घर से निकाल के बूथ तक लाया गया है, बूथ तक लाया मतदान गया केंद्र है। तक लाया गया है। और ये जो परसेंटेज गिर रहा है, 1.5%, 2% हर जगह जो मत प्रतिशत गिरा है, जी ये मुझे लगता है कि बीजेपी के लिए चिंता की बात होनी चाहिए। मुझे लग रहा है कि इसमें कोई एक ट्रेंड 4 तारीख को हमको दिखाई देगा, जो 1.5% गिरा है और इंडिया गठबंधन कामयाब रहा है बूथ तक पहुंचाने में। जी अब इसमें देखना है कि कितनी पारदर्शिता से और कितना ढंग से 4 तारीख को हमारे सामने नतीजे आते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट आप बता रहे हैं कि एक तो जो मीटिंग चल रही है पहले से तैयारी है, और उन तैयारियों में कहीं ना कहीं ये ज़रूर दिखाई दे रहा है कि अलर्ट मोड में है इंडिया गठबंधन। और न सिर्फ इंडिया गठबंधन, क्योंकि इंडिया गठबंधन इसलिए कह रहा हूँ कि 1 तारीख को उनकी बैठक है पूरे इंडिया गठबंधन के जो साथी दल हैं। और दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट पहलू कि देश भर के सिविल सोसाइटी के लोग, ऐसे जागरूक लोग जो चाहते हैं कि देश का लोकतंत्र जिंदा रहे। उसमें लगभग सभी बड़े किसान यूनियन हैं, अच्छा, किसान यूनियन भी लगभग सभी मजदूर यूनियन हैं, तमाम तरीके के इस तरीके के संगठन हैं जिनके पीछे देश भर का नेटवर्क है और लाखों लोग हैं। तो ये सारे लोग अगर दिल्ली में 2 दिनों तक तैयारियां करके कि 4 तारीख को क्या करना है, 1 से 4 के बीच क्या करना है, अगर ये सब कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं ये भी दिखाई दे रहा है कि सरकार सत्ता परिवर्तन हो रहा है। केवल दिल्ली में, देश के तमाम हिस्सों में होगा। और अगर नहीं, तैयारियों की बात मैं कर रहा हूं। तैयारियां, यही तैयारियां 4 तारीख के पहले आपको देश के तमाम हिस्सों में इसके संकेत मिल जाएंगे कि सिविल सोसाइटी या तमाम सारे जो वर्ग हैं, चाहे वो मजदूर वर्ग है, चाहे वो किसान हैं, चाहे महिला है, चाहे और दूसरे एसोसिएशंस हैं, वो सब लोग इसमें लगे हुए हैं और उनका संकेत मिल जाएगा और देश भर के अलग अलग हिस्सों में होगा। जी दूसरी बात कि अगर इन सब के बावजूद भी लगता है कि बड़े पैमाने पर धांधली हुई है, बड़े पैमाने पर जनादेश पे डाका पड़ा है और ऐसा काम हुआ है जो भारत के लोकतांत्रिक इतिहास में कभी नहीं हुआ, तब क्या तैयारी? तब जो है देशव्यापी एक आंदोलन की तैयारी है। अच्छा, मतलब छोड़ना नहीं है, छोड़ना नहीं है, देशव्यापी आंदोलन की तैयारी है। और हम उम्मीद यही करें कि वैसे नौबत ना आए। उसमें एक और बात भी है, ये जो दल बदलू नेता होते हैं,
जो जो डील करते हैं उन सब के यहाँ घरों पे लोग जाएंगे, जिसके बारे में भी पता चलेगा कि ये डील कर रहा है, उसके यहाँ पे किसान मजदूर लोग, जनता के लोग वहाँ जाएंगे, उसके दरवाजे पे जाएंगे, वहाँ धरने प्रदर्शन होंगे। तो बहुत तरीके से ये क्या कोशिश हो रही है कि जो लोगों का मताधिकार है वो सुरक्षित रहे, और एक जिस सरकार को जनता ने चुना है जी 4 तारीख के बाद वो सरकार बने, और कोई रिसोर्ट में कोई ईडी का धमकी देकर, कोई पैसे का लालच देकर सरकार ना बने, इस बात की कोशिश हो रही है। जी बिल्कुल, मतलब मैंडेट की चोरी ना हो। जी सबसे बड़ी चीज़ है कि मैंडेट की चोरी न हो, लोकतंत्र जिंदा रहे। सरकारें आती जाती रहती हैं, लेकिन अगर कोई खींच के अपने लिए सरकार को में रखना चाहता है खुद को, तो ये चोरी बर्दाश्त नहीं होगी। सिविल सोसाइटी, देश भर के किसान यूनियन के लोग, मजदूर यूनियन के लोग, और नौकरशाह, पूर्व जजेज, ये तमाम लोग अगर हैं, पत्रकार, वरिष्ठ साहित्यकार, ये तमाम अगर इकट्ठा हो चुके हैं और सब ने बिगुल फूंक दिया है, तो आने वाला जो 4 जून है वो बहुत इम्पॉर्टेंट नज़र आता है। वो ये दिखता है कि यहाँ से शायद देश की तस्वीर हम बदलते हुए देखेंगे। तो प्रशांत जी, अब इस कार्यक्रम को समाप्त किया जाए, और एक लंबी चर्चा हो गई है, और साथ साथ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पहलू पे हम लोग बात कर रहे थे। जो जानकारियाँ आप तक हैं, उन जानकारियों को हमारे तमाम दर्शकों तक पहुँचाना बहुत ज़रूरी था, और उससे ज़्यादा ज़रूरी कि 4 तारीख को होने क्या जा रहा है। जी, और दर्शक भी मतदाता हैं। हाँ तो बिल्कुल, उनको भी अपने अपने शहरों में, जहाँ पे भी वो हमको आपको सुन रहे हैं, वो इस प्रोसेस में अपने आप को कानून के दायरे में रहकर शांतिपूर्ण ढंग से शामिल होना चाहिए। बिल्कुल, वो शामिल हो। अपने मत की रक्षा भी खुद ही करनी है। सही है तो ये आप सब हमारे दर्शकों से भी अपील है जी, कि वो भी अपने अपने एरिया में देखें कि कहाँ क्या हो रहा है, और उसमें वो शामिल हो। हाँ, कानून के अंदर रह के और शांतिपूर्ण ढंग से। जी बिल्कुल बिल्कुल शामिल होइए, और कानून के अंदर, कानून के दायरे में, और शांतिपूर्ण ढंग से। ये देश गांधी का है, जिस गांधी के बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ और कह रहे हैं कि गांधी फिल्म आई तभी देश दुनिया ने गांधी को जाना, जबकि आप जानते हैं कि दे दी हमें आज़ादी बिना खड़क बिना ढाल, ऐसे गाने जो हैं वो बचपन से हम सुनते आए हैं, और वो उस समय गांधी फिल्म नहीं आई थी। मतलब ये रिचर्ड एटनबरो वाली फिल्म नहीं थी, जागृति फिल्म का गाना। वो जागृति फिल्म का गाना था। तो ये सब बहुत पुराने हमारे पुरखे इन गानों को सुनते आए, और वो उनको हम लोगों ने आगे सुना, और हम भी आगे बढ़ाते हैं। तो ये देश ऐसा ही है, और इस देश में गांधी के उसूलों पे चलने वाले लोग ही जिंदा रहते भी हैं, वरना जो भी आए वो चले गए, चल बसे। तो उम्मीद हम यही करते हैं कि लोकतंत्र जिंदा रहेगा। तैयारियां ज़ोर शोर से चल रही हैं, और ख़ासकर इस लोकतंत्र को बचाने की तैयारियां हैं, और इन तैयारियों में जिसको जितनी अपना श्रम, अपनी आहुति देना हो वो दे सकता है। लेकिन 4 जून बहुत ही इम्पॉर्टेंट रहने वाला है, बहुत एक कहें तो इंटरेस्टिंग डे होने वाला है, ये कह सकते हैं। जी बिल्कुल जी, तो बहुत शुक्रिया प्रशांत जी, और बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम दोस्त, साथी, शुभचिंतक जो इस पॉडकास्ट को देख रहे थे। और अगर आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कीजिए, और अगर हो सके तो ज्वाइन बटन दबाइए, ज्वाइन कीजिए चैनल को, और बने रहिए हमारे साथ। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रशांत जी, और बहुत शुक्रिया आप तमाम दोस्त, साथी, शुभचिंतक आप सबका। नमस्कार।